नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका सीपीयू की इस सीरीज में। और इससे पहले आप जानते ही हैं कि 4 अक्टूबर की 2 सीरीज को सॉल्व कर चुके हैं और ये हमारा थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन होगा। और थर्ड शिफ्ट में हम कैसे क्वेश्चंस आए थे, उनको किस तरीके से डील करना था, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये कहता है मिश्रण ए में कॉपर और टिन का अनुपात है 1:2। तो हमने यहाँ पर लिख लिया जो ए मिक्सचर है उसमें कॉपर है और टिन है और इसका अनुपात 1:2 है। साथ में कहता है मिक्सचर बी में ये कॉपर और टिन का अनुपात 1:3 है। तो मिक्सचर बी जो है उसमें कॉपर और टिन का जो अनुपात है वो है 1:3। साथ में इसने कहा है मिश्रण ए और बी को समान मात्रा में उपयोग करके एक सी मिश्रण बनाया जाता है। सबसे खास बात, इन दोनों की मात्रा समान करनी है। तो ये मात्रा 3 की हो गई और ये 4 की हो गई। अगर इनको बराबर करना है तो हम इधर गुना करेंगे 4 का और इधर गुना करेंगे 3 का। तो 4 का गुना किया तो यहाँ हो गया 4 और 8 कॉपर और टिन का अनुपात। 3 का गुना किया तो यहाँ हो गया 3 और 9 कॉपर और टिन का अनुपात। अब यदि हम इनको मिलाएंगे तो एक मिश्र धातु बनेगी जिसका नाम है सी और जिसमें या तो कॉपर होगा या टिन होगा। कॉपर इधर से आएगा 4 और इधर से आएगा 3, 4 और 3 7 हो गया। टिन इधर से आएगा 8 और इधर से आएगा 9, 8 और 9 17 हो गया। तो नई मिश्र धातु जो अलॉय बनेगी उसमें कॉपर और टिन का अनुपात 7:17 रहेगा। इस वजह से हम कहेंगे हमारे फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कहता है यदि एक गोले का आयतन दे रखा है हमें 38,808 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। भाई गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई 22/7 आर क्यूब, और ये बराबर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 38,808। ठीक है, इसे मैंने कैंसिल किया 88 से, तो यहाँ 4 बार आया, 4 बार आया और 1 बार आ गया। आर क्यूब का जो मान आया 441 ऑलरेडी है, 7 या 21 और पहुंच जाएगा, और ये खुद ही 21 का स्क्वायर है तो 21 3 बार दिख गया। तो यहाँ से हम कहेंगे आर का मान जो है वो 21 आ जाता है। यदि आर का मान 21 आ गया है तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बता देंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुना 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 21 गुना में 21। 7 से कैंसिल हो गया 3 बार। तो यहाँ से देखें तो 22 इंटू 3 66 हो जाता है, और 66 को हम 4 से गुना कर लेते हैं तो 66 इंटू 4, तो 4 इंटू 6 24, और 4 इंटू 6 24 और 2 26, और गुना कर देंगे 21 से। 21 इंटू 4 84, 4 आ गया। 21 इंटू 6 126 और 8 134, और बच गया है हमारे पास में 13। 21 इंटू 2 42, 42 में 13 जोड़ देते हैं तो 55 हो जाता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे आंसर जो है 5544, जो कि ऑप्शन डी में है, मैच कर जाता है। नंबर 3 में देखते हैं भाई, ये कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसकी भुजा का माप है 17 और एक विकर्ण का माप है 16। तो आप जानते ही हैं समचतुर्भुज की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मैंने समचतुर्भुज बना दिया है और इसकी एक भुजा का माप हमें दे रखा है 17, तो सभी भुजाओं का माप 17 हो गया। साथ में विकर्ण का माप दे रखा है 16, तो विकर्ण का माप हमारे पास में 16 आ गया है। दूसरे विकर्ण का अगर हमारे पास में माप आ जाता तो ये अगर d1 है तो ये d2 होगा, और आप जानते हैं d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर होता है 4 गुना समचतुर्भुज रोम्बस की भुजा के स्क्वायर के। तो मैंने इसी प्रॉपर्टी को काम में लिया क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दोनों विकर्णों का मान चाहिए। तो यहाँ पर भुजा का माप 17 है तो 17 का स्क्वायर 289, और गुना में कर दिया हमने 4 बराबर दूसरे विकर्ण का माप हमें बताना है, जबकि पहले विकर्ण का माप हमें पता है 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, तो d2 का स्क्वायर यहाँ से हो जाता है,
इसको जब मैं ऐड कर लेता हूँ 256 में तो ये वैल्यू आती है 900, तो D2 की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 30। D2 की वैल्यू अगर 30 आ गई है तो आप जानते हैं रोम्बस जो समचतुर्भुज है उसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो कहेंगे आप 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण है 16 और दूसरा है 30। 2 से कैंसिल किया 8 बार, तो आंसर आ जाता है हमारे पास में 3 × 8 24, मतलब कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो आंसर है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है भाई कि उसने 42 मीटर कपड़ा बेचा। अब बेचा होगा तो खरीदा भी होगा, तो उसने 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लिया। जबकि आप जानते हैं लाभ और हानि तो क्रय मूल्य पर होती है और उसने कैलकुलेट कर रखा है विक्रय मूल्य पर, तो हम सीधा कह देते हैं इस केस में 42 में 7 तो उसका फायदा है, तो लागत कितने की आई, 35 की आई, और फायदा कितने का हुआ, 7 का हुआ। तो परसेंटेज किस में से निकलेगा, 100 में से निकलेगा, या फिर आप सीधा कह दो 7/35 मतलब 1/5, जिसे हम कह सकते हैं कि उसे प्रॉफिट होगा 20% का। ठीक है। नंबर 5, रमेश ने एक सोफा सेट को अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ तथा 15% की अतिरिक्त छूट के साथ में बेचा। तो पहली छूट है 25% की, तो जो भी इसकी MRP रही होगी उस पर 25% की छूट दे दी, मतलब 1/4 की छूट दे दी, तो 3/4। साथ में अगली छूट है 15% की, और आप जानते हैं भाई 15% की जो भिन्न होती है वो होती है 3/20। 3/20 की छूट का मतलब है उसको बेच दिया 17/20 में, और ये बराबर वो बेचता है 12,750 में, तो 12,750 इसके बराबर में कर दिया। सोफा सेट का अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य हम बता देंगे। 17 × 7 होता है 119 और 17 × 5 85। 3 से कैंसिल किया, ये आ गया है 250। 25 × 2 50 × 4 200, और साथ में ये 0 लग जाएगी, तो MRP का मान आ गया है आपके पास में 20,000 रुपए। तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर 20,000 जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है, हम इसे टिक कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। कहता है 2 पाइपें एक टंकी को 12 घंटे और 16 घंटे में भर देते हैं। तो मैंने लिखा पहला पाइप 12 घंटे में भरेगा और दूसरा पाइप इसे 16 घंटे में भरेगा। टंकी हो गई टोटल 48 की। इससे पानी आ रहा है 3, इससे पानी आ रहा है 4 और इससे पानी आ रहा है 3। ठीक है, 12 × 4 48 और 16 × 3 48। अब वो कहता है इन पाइपों को एक साथ खोल दिया और यह पाया जाता है कि टंकी की तली में एक रिसाव होने के कारण टंकी 90 मिनट ज्यादा में भरी। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि अगर ये लीकेज नहीं होता तो टंकी कितनी देर में भरती। तो टोटल टैंक को भरने में जो टाइम लगता 48 लीटर को भरने में, 4 पानी इससे आता, 3 इससे आता, 7 की स्पीड से 48/7 घंटे का समय लगता। लेकिन अभी वो कह रहा है 90 मिनट ज्यादा लगे। अब ये जो टाइम है वो आवर में आएगा, क्योंकि यहाँ आवर में डेटा था। 90 मिनट को हम कह सकते हैं 3/2 घंटे और ज्यादा लगे। तो इतना टाइम तो लगा ही, बल्कि 90 मिनट ज्यादा लगे। चेक कर लेते हैं ये कितना होता है। LCM 14 आ गया, तो 48 × 2 96 और 7 × 3 21, तो यहाँ आ जाता है 6 और 1 7 और 9 और 2 11, 117/14 घंटे का समय लगा। किसको, टंकी को भरने में। और टंकी कितने की है, 48 की। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले वाले नल से पानी आ रहा था 4, दूसरे वाले से आ रहा था 3, और लीकेज ने कुछ पानी बाहर निकाल दिया, तो टंकी में इतना पानी आया, उसमें से इतना पानी बाहर चला गया, तो टंकी में रिजल्टेंट इतना पानी बचा और टंकी पूरी की पूरी 117/14 घंटे में भर गई। और कौन सी टंकी, 48 लीटर की। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में यहां से x की वैल्यू आ जाती है कि ये जो खाली करने वाला नल है इसकी क्षमता है 49/39। बस ये इधर जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। x की क्षमता आ गई है 49/48 और ये 39। आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस लीकेज द्वारा पूरी तरह से भरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। भाई टैंक तो हमारा 48 का है, तो जो लीकेज टाइम लेगा वो डिपेंड करेगा लीकेज को कितना खाली करना है, 48 खाली करना है।
1 घंटे में कितना खाली करता है? 49/39 खाली करता है। तो ये यहां आ जाएगा, तो अपने पास में आ जाएगा 48 इंटू 39 डिवाइड में आ जाएगा 49। तो इसका 10 बार तो भाग, 38 बार तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 10 बच जाएगा, बटे में ये 39 हो जाएगा और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन हम चेक करते हैं 38 सही 10/49, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो हम कहेंगे हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया पैसा 2 साल में 1200 हो जाता है और 3 साल में 1260। भाई 2 साल में आपका जो पैसा है वो हो जाता है 1200 और 3 साल में, मतलब यहां से यहां तक का ब्याज 1 साल का हो गया है और ये पैसा हो गया 1260। मैं कहूं ब्याज का कितना बना? 60 बना। कितने साल में? 1 साल में। वो ब्याज किस पर आया? 1200 पर आया। तो यहां से कैंसिल करें तो अपने पास में आ जाता है 1/20 ब्याज का आ रहा है और 1/20 ब्याज का आने का मतलब है ब्याज की दर हर साल जो रही है वो 5% रही है। लगातार साल का क्वेश्चन होता है तो हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। नंबर 8 कह रहा है न्यूनतम मान क्या होगा? आप जानते हैं अगर कभी भी हमारे पास में a कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा दिया गया होता है और इसकी अगर हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी होती है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं मिनिमम वैल्यू को? ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ a इंटू बी, यही होता है हमारे पास में। तो 2 गुना a की वैल्यू है 16 और b की वैल्यू है 25, तो यहां से आता है 4 इंटू 5 20 इंटू 2 40, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 40 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नंबर 9 इस मेगा स्टोर से टी, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक सोल्ड होती है। तो ये कहता है 2015 से 2020 तक बेची गई सभी इकाइयों में प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई है, हमें ये बताना है। तो भाई सबसे पहले 2015 का डेटा चेक करें तो 2015 में 650 और 450 ये कितना हो जाता है? 1100 और 1000 2100, टोटल 2108 प्रोडक्ट सोल्ड होते हैं। का है ना 2015 से तुलना हुई है 2020 की, तो 2015 में कितना बिका ये हमारे पास में आ गया और यहां से हम देख लेते हैं 2020 में। तो 2020 में जो बिकता है वो आ जाता है 1300, 500 1800 और 8 2600, 30 और 1 31, 2631, यही आएगा 1300, 1800, 8 2600 और 31 61। यहाँ पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक थी, 2661, ये आ गया है 2661। आपसे पूछा वृद्धि कितने की हुई, तो यहां से हम इसको माइनस कर लेंगे तो 2100 500 553 की वृद्धि हो जाती है। कितने पर हो जाती है? 2108 पर हो जाती है। अब 553 की वृद्धि हुई है 2108 पर, तो अगर मैं आपसे भाई ये पूछता हूं सीधा सीधा कि लगभग में आप देख लीजिए, तो आप कहेंगे लगभग में अगर मैं देखता हूं तो देखिए 500 का 4 गुना 2000 होता है और 53 का 4 गुना होता है 208, तो 53 इंटू 2 106, 212 हो जाएगा। तो मुझे पता है ये 4 बार कैंसिल नहीं होगा, मतलब नीचे 4 नहीं आएगा, तो 4 अगर आता तो 25% के आसपास आंसर होता। अभी मेरा जो आंसर है वो 25% से बड़ा आएगा, इस वजह से मैं सीधा सीधा कह दूंगा जब मैं इसकी प्रतिशत निकालूंगा तो मेरा आंसर 25 से बड़ा होगा और 25 से बड़ा मुझे ऑप्शन में दे रखा है 26.23। बेटा एग्जाम हॉल में ना पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती और एग्जामिनर का भी टारगेट नहीं होता कि इतने बड़े नंबर की आपसे कैलकुलेशन करवाए। इसी तरीके से देखते हैं, अगर इस संख्या का यहाँ ये 4 गुना होता तो ये 4 बार कटता, 4 बार कटता तो सीधा 25% आ जाता। अभी ये 4 बार कैंसिल नहीं हो रहा है तो यहाँ 4 से छोटी संख्या आएगी। अगर संख्या छोटी है तो आंसर 25 से बड़ा रहेगा और 25 से बड़ा हमारे पास में थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ए की दे रखी है, तो हमने सीधा यहाँ पर टिक कर दिया है। नंबर 10 कॉस ए की वैल्यू दे रखी है और कॉट ए का मान पूछा है। भाई कॉस की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब मेरे पास में आधार और कर्ण का मान दे रखा है। आधार का मान है 1 और कर्ण का मान है हमारे पास में 11, तो ये मान मैं निकाल सकता हूं। ठीक है कैसे कहेंगे? 11 का स्क्वायर 121, में से 1 कम कर देंगे और इसका रूट ले लेंगे तो यहां आ जाएगा 120
और 120 को हम कह सकते हैं 30 इंटू 4 120, तो 2√30, और ये मान हो गया है मेरे पास में इसका यहां पर 2√30। आपसे पूछा है कॉट का मान बताना है। कॉट होगा आधार बटे लंब, तो कॉट का मान कॉट ए, आधार तो है हमारे पास में 1 और लंब का मान है 2√30। ऐसा कोई ऑप्शन देख लेते हैं। ऐसा ऑप्शन हमें साफ साफ नजर आता है सी, तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नंबर 11 पर। कहता है 4 वर्ष की अवधि के दौरान दूध का जो औसत उत्पादन है वो बताना है। तो दूध का जो औसत उत्पादन है ये हम 4 वर्ष की अवधि के दौरान का बता देंगे, यहां से लेके यहां तक का। और ये दूध के अलग अलग तरीके के ब्रांड हैं, ठीक है। तो यहां अगर हम चेक करते हैं तो 4 और 5 9 और 3 12, यहां तो हो गया 120, 2 और 2 4 और 3 7, तो यहां हो गया है 75, साथ में 40 30 70 और 20 90, और यहां आ जाता है अपने पास में 3 2 5 और 2 7 75। यही तो आया भाई। अब चेक कर लीजिए, 75 और 75 हो जाता है 150, और 150 हो गया और उसमें हम 90 ऐड कर देते हैं तो 240 हो गया, 340 360, 360 प्रोडक्शन हुआ है टोटल 4 साल में। एवरेज निकालेंगे भाई तो क्या आएगा, आप कहेंगे 90 आएगा, और 90 हमारे ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, और आप जानते हैं भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इस वजह से मैं कहूंगा अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 3, तो कोसेक थीटा या कोसेक ए माइनस कॉट ए की वैल्यू जो है वो 1/3 हो जाएगी। कैंसिल करें तो यहां से अपने पास में आ जाता है ट्वाइस ऑफ कोसेक ए इज इक्वल टू 3 प्लस 1/3, मतलब ये हो गया 10/3, और 2 से ये कैंसिल हो जाता है तो यहाँ आ जाता है 5/3। और कोसेक की बारे में बात करें तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हो गया है आपके पास में 5 और लंब हो गया है 3, तो भाई आधार हो जाएगा 4, क्योंकि ये ए एंगल के बारे में बात हो रही है। कोसेक की वैल्यू को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ये ट्रिपलेट बन गया 3 4 5 का। तो आपसे पूछ रहा है कॉस ए का मान क्या होगा। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया 4 और बटे में आ गया है कर्ण, तो 4/5 होगा, और 4/5 हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नाउ नंबर 13, 36 समान रूप से दक्ष कर्मचारी जो हैं 48 दिन में 25 एक जैसी दीवारों को पेंट करते हैं। तो काम हुआ है 25 यूनिट और कर्मचारी हैं 36 और दिन लगाए हैं 48। अब वो कहता है कि बताइए ऐसे 45 कर्मचारी 60 दीवारों को पेंट करेंगे तो कितने दिन का समय लगेगा, बस ये हमसे पूछा है। 15 से ये 3 और 15 से ये 4 और 3 से यहाँ आ गया है 16 अपने पास में, और ये इधर आ जाएगा अपने पास में। तो डी का मान जो आता है वो आता है 36 गुना 64 और बटे में हो जाता है हमारे पास में 25। जैसे ही मैं इसका भाग देता हूं तो 25 को मैं 100 बना लूंगा ऊपर नीचे गुना करके, तो यहां आ जाएगा 92.16 डेज का टाइम लगेगा। और ऐसा ऑप्शन में बी में दिया हुआ है। क्यों 25 की टेबल बोले, ऊपर 4 का गुना नीचे 4 का गुना, नीचे 100 हो जाएगा, 2 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, ऊपर की कैलकुलेशन से काम चल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इनमें से किस संख्या 6 8 और 9 से विभाजित किए जाने पर 6 8 और 9 के एचसीएफ के बराबर ही शेषफल प्राप्त होता है। भाई सबसे पहले तो एचसीएफ लेते हैं। 6 का 8 का और 9 का जो एचसीएफ आता है वो आता है हमारे पास में 1। तो वो कहता है ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 6 से भाग दें, 8 से भाग दें और 9 से भाग दें तो इसके एचसीएफ के बराबर एक शेषफल प्राप्त हो। अगर मैं ऑप्शन पर नहीं जाता हूं तो सबसे पहले मुझे 6 8 9 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। और 6 8 9 का अगर मैं एलसीएम पूछता हूं आपसे तो आप कहेंगे अगर एलसीएम निकालना है तो एक तो 9 रख लीजिए, साथ में यहां आ जाएगा आपके पास में 8 और 9 इंटू 8 72। तो 72 एक संख्या है जो कि 6 8 9 से विभाजित होगी, लेकिन मुझे एक बचाना है तो मैं कह देता 72 और 1 73। लेकिन उसने कहा इनमें से,
इसका मतलब मेरी जो संख्या होगी वो 72 की कोई न कोई गुणज होगी और उसमें एक बचेगा। तो सबसे पहले मैंने 72 का मल्टीपल देखा यहां से। अगर मैं 72 का मल्टीपल देखता हूं तो यहां कोई भी मल्टीपल देखने से पहले जरा मैं इस पर आता हूं। एक अगर मैं इसमें से हटा देता हूं और 6 से गुना करता हूं तो 2 इंटू 6 12 और 2 इंटू 7 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 7 42 और 1 43। तो 72 को जैसे ही हम 6 से गुना करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 432 और 1 433। इस कंडीशन को फॉलो करेगा। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि इस कंडीशन को फॉलो करे। ठीक है, तो हम कहेंगे निम्नलिखित में से तो संख्या होगी 433, और अगर वो कहता कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी तो उस केस में हम जवाब देते 73 इज द नंबर विच विल फॉलो ऑल द कंडीशन। नंबर 15, तो अब ये कहता है 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस 2 रूट क्यूब का आंसर क्या होगा। भाई जब कभी भी अगर मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी के होल क्यूब में जोड़ा जाए a माइनस बी का होल क्यूब तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे ये तो 2a क्यूब और 6ab स्क्वायर आता है। ये तो हम ध्यान रखते हैं प्रैक्टिस के थ्रू। और अगर मुझे पता है तो यहाँ a का मान 1 है और b का मान है हमारे पास में x, तो मैंने इसमें क्या किया, इसी कंडीशन को काम में लिया। तो यहां जो बचेगा 2a मतलब 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 और b का मान है x का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब हो जाता है मेरे पास में 8। यहाँ 2 आता है, यहाँ माइनस का 8 है तो माइनस का 6 बचा और प्लस में आ गया है 6x स्क्वायर। अगर मैं माइनस का 6 कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ 1 बचेगा और माइनस का x स्क्वायर बचेगा, और ये मेरे पास में कंडीशन हो जाती है -6 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में नजर आ जाएगा। आप कहें कि अगर ये याद नहीं होता तो पूरा a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब लगाना पड़ता, कॉमन टर्म को कैंसिल करते, देन हमारा आंसर आता। बट इतना तो हम प्रैक्टिस के थ्रू ध्यान रखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, बेसिक सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। भाई पहले कह रहा है 4/3 लिख लिया, भाग है तो मैंने गुना कर दिया 5/2 का, फिर हमने गुना कर दिया है x/5 का, बराबर में आता है 5/4, फिर गुना में आता है 2/3 और फिर गुना में आता है 6/1। यही है। तो यहां अगर हम देखते हैं तो देखिए 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया है। अब सामने वाली वैल्यू में यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाता है हमारे पास में, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास में जो x का मान आ रहा है वो आता है 2 से ये 2 और 2 से ये 3, तो आता है 15/2। 15/2 ऑल्सो कैन बी रिटन एज 7.5, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 17, 49 विद्यार्थियों का औसत 53 है। अगर भाई 49 विद्यार्थियों का औसत 53 है तो अब वो कह रहा है ये एवरेज 53 देकर एक नए बच्चे के आ जाने की वजह से सबके औसत में आधा किलो की कमी हो गई, तो पक्की बात है वो जो बच्चा आ रहा है वो 53 से कम का आ रहा है, इसकी वजह से हर एक का एवरेज आधा कम हुआ। अब नई संख्या हो जाएगी 49 की जगह 50, तो 2 से ये आ गया 25 अपने पास में, और यहां से हम कह देंगे 25 और 3 28। इसका मतलब वो जो न्यू कमर है उसका वजन जो है वो 28 किलो है। तो ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। नंबर 18, 2 उम्मीदवारों के बीच में एक इलेक्शन हुआ और उनमें से 2500 मतों का अंतर था जीतने और हारने वाले के बीच में। जीतने वाले को 75% मत मिले और कहता है अमान्य मतों की संख्या 100 है, तो हारने वाले को कितने मत मिले। भाई हम कह देते हैं टोटल वोटों की संख्या 100 थी, जीतने वाले को 75 मिल गए तो हारने वाले को 25 मिले, और हार और जीत का अंतर आ गया 50। और क्वेश्चन में इस 50 का मान हमें दे रखा है 2500, 50 का मान 2500 दे रखा है, और आपसे पूछा है बताओ हारने वाले के वोटों की संख्या। अगर भाई 50 का मान 2500 है तो इसका आधा है तो इधर भी आधा कर देंगे, तो हम कह देंगे इसको वोट मिले हैं
1250, तो हम कहेंगे लूजर गेट 1250 वोट्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दो उम्मीदवारों के बीच में इलेक्शन हुआ, 30% ने वोट नहीं दिया। अब ये किस तरीके से सॉल्व होगा, देखिए टोटल वोटर्स 30% ने वोट नहीं दिया, मतलब मैं कह देता हूं 3/10 ने वोट नहीं दिया, तो 7/10 ने वोट दिया। और आगे क्या होता है, 20% अवैध पाए गए। 20% की भिन्न होती है 1/5, 1/5 अवैध पाए गए तो 4/5 वैध हैं। साथ में कहता है और जीतने वाले को वैध मतों के 64% मिले। अगर जीतने वाले को 64% मिलते हैं तो वो जो लूजर है, हारने वाला, उसको 36% मिलेंगे। तो ऐसे जीत और हार के बीच का जो अंतर है, वो जो डिफरेंस है, वो 28% आ जाता है। ठीक है, और वो जो है 3136 मतों के साथ विजयी हुआ, तो वो जो वोट बचे उसके 28% का जो अंतर है वो बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3136 के। ठीक है, तो यहां से हमसे पूछा है टोटल मतों की संख्या, ये हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। चेक करते हैं कैलकुलेशन क्या कहती है। 28 से मैंने कैंसिल किया एक बार, बचता है 3, 28 से अगेन एक बार बचता है 5, 28 इंटू 2 56, और 7 इंटू 4 28, 28 से ये मेरा आ गया है 4 बार, और ये सारी संख्याएं इधर जाएंगी तो 5 इंटू 4 20 के साथ में मुझे 3 जीरो और लगानी होंगी, जो बराबर टोटल वोटर्स को, कुल मतदाताओं को बता रहा होगा। मतलब ऑप्शन ए इस कंडीशन में करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। कहता है इसका मध्यानुपात बताओ। भाई मध्यानुपात होता है b बराबर रूट ऑफ AC, तो x क्यूब y गुना x y क्यूब, यही होगा। और b का मान जो मध्यानुपात है, x की पावर 4 है तो x स्क्वायर आ जाएगा, और y की पावर 4 है तो यहां से भी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम कहेंगे ये जो आंसर है x स्क्वायर y स्क्वायर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है 12, 18 और 27 का एलसीएम हमें बताना है। तो भाई एलसीएम बताना है तो या तो आप ऐसा कहो सभी को अभाज्य गुणनखंडों में ब्रेक कर लो, या फिर सबसे पहली संख्या 27 में 18 के एक फैक्टर 9 का तो भाग जाएगा, 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा तो 2 लगा दिया। अब 54 में देखा जाए तो 27 का जाता है, 18 का जाता है, लेकिन इसका एक फैक्टर जो है यहाँ 2 कम पड़ जाता है, क्योंकि यहां जो है इसको लिखेंगे 3 इंटू 4 बार है, तो 3 का इसमें चला जाएगा, 2 का इसमें चला जाएगा, 2 बच जाएगा, तो और 2 का लगा दिया, तो हम कह देंगे 27 इंटू 4 108, 108 इसका एलसीएम हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। कहता है 88 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में पूरी करनी है, और वह आधी यात्रा को 3/4 समय में पूरी करता है, तो शेष दूरी को शेष समय में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए। भाई चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी तो बची होगी 88 का आधा 44 किलोमीटर, और समय बचा होगा आपके पास में 3/4 समय अगर काम में ले लिया है तो 1/4 समय बचा होगा, और टोटल टाइम है 16 घंटे का, 16 का 1/4 होता है 4 घंटे। अब आपको 44 किलोमीटर जाना है 4 घंटे में, तो अब आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी होगी 11 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 4, 6, 9 और 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें निकालना है एलसीएम किसका, 4 का, 6 का, 9 का, 12 का और 15 का। तो 15 को तो ले ही लिया। अब यहां देखिए 3 तो काम में आ गया, 4 नहीं है तो 4 भी काम में आ गया, 3 यहां पर काम में आ गया और 3 ले लिया मैंने। 6 का भाग इसमें चला ही जाएगा क्योंकि 3 का जाएगा और 4 का भी जाएगा, तो ये तो हो गया है 15 चौके 60 इंटू 3 180, ये तो हो गया हमारा एलसीएम। लेकिन हमें ये पूर्ण वर्ग बनाना है। अगर मुझे ये पूर्ण वर्ग बनाना था तो भाई मेरे पास में 4 तो ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है, 3 है तो यहां भी 3 इंटू 5 है, तो 3 यहां है और 3 यहां भी है, 3 भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अकेला कौन बचेगा, 5। इसका मतलब मुझे इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक 5 का गुना और करना पड़ेगा, और हम कह देंगे
900 वो सबसे छोटी संख्या होगी जो इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। 24 नंबर क्या कहता है, एक वाहन अपनी चाल के 1/4 चाल से चल रहा है, तो यूजुअली सामान्यतः उसकी जो चाल होती है वो 4 होती है, लेकिन अब वो चल रहा है 1/4 से तो 1 से। अगर उसने अपनी स्पीड को 4 से 1 कर दिया है, स्पीड कम करेगा तो टाइम भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, 1 से 4 हो जाएगा। तो वो कहता है उसको 45 मिनट अतिरिक्त समय लगता है। यहां से देखें तो एक्स्ट्रा टाइम 3 लग रहा है और 3 का मान क्वेश्चन में 45 मिनट दे रखा है। यदि 3 का मान 45 है तो 1 का मान 15 मिनट हो गया है, और 1 का मान 15 है तो आपसे उसने यही पूछा है उस दूरी को तय करने के लिए सामान्य समय कितना लगता है। सामान्यतः उसकी चाल 4 होती है तो समय 1 लगता है, और 1 का मतलब 15 मिनट होता है। तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। कंचन ने साधारण ब्याज की समान दर पर 2 साल के लिए 10,000 रुपए लिए और 4 वर्ष के लिए समान दर से 5,000 रुपए उधार लिए, और उसको कुल ब्याज 2,000 रुपए प्राप्त हुआ। तो भाई 10,000 रुपए लिए गए हैं 8% की दर पर, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और 5,000 रुपए भी लिए गए हैं समान दर पर लेकिन 4 साल के लिए। टोटल ब्याज जो उसने भरा है वो यहां से आ जाता है 2,000 रुपए। आप जानते हैं प्रतिशत हटाएंगे 2 जीरो, परसेंटेज हटाएंगे 2 जीरो, यहां से आ जाता है 200 आर और यहां से भी आ जाता है 200 आर, तो यहां हो जाता है 400 आर, बराबर में है 2,000। आर का मान देखें तो सीधा सीधा 5% आ गया, तो मैं कहूंगा उस केस में ब्याज की दर जो है वो 5% रही होगी। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। ये कहता है एबीसी का औसत 77 है। भाई 3 लोगों का वजन अगर 77 है तो 3 लोगों का टोटल वजन हो जाएगा 77 गुना 3, और इसे हम कह सकते हैं 231 किलो। अब कहता है यदि ए और बी का औसत 68 है, ए और बी का औसत 68 है, तो इन दोनों का जो टोटल है वो हो जाएगा 68 गुना में 2, और मैं ये सीधा लिख देता हूं 2 8 16 और 2 चुकी 12 और 1 13 है, तो यहां से आ जाता है 136। अगर टोटल वजन 231 है तीनों का, उसमें से ए और बी का वजन 136 है, तो मैं आपसे पूछूं कि भाई सी का वजन कितना होगा, तो आप कहेंगे सी का वजन निकालने के लिए टोटल में से घटा दीजिए, तो 64 तो ये बच जाता है आपके पास में और 31 ये बच जाता है, इसका मतलब सी का वजन है 95 किलो। ठीक है। अब बात आती है, कहता है बी और सी का वजन है 83 और बी और सी का औसत वजन 83 है, तो बी और सी का टोटल वजन होगा 83 इंटू 2, तो यहां से आ जाता है 166। आपसे पूछा है बताइए बी का वजन क्या होगा। अगर मुझे बी का वजन चाहिए तो मुझे सी का वजन यहां से माइनस करना पड़ेगा जो कि है 95। 166 में से अगर मैं 95 कम करता हूं तो 66 और 5 71 मेरे पास में आ जाता है, जो कि हम कहेंगे ये है वजन बी का, और बी का वजन क्वेश्चन के ऑप्शन सेकंड में दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 कहता है अर्धगोले का व्यास 4 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के विकर्ण के बराबर है। तो एक आयत है जिसकी लंबाई 4 दे दी है और ये 3 दे दी है, और इसका विकर्ण 3 4 के हिसाब से ये 5 हो जाएगा, और ये बराबर है अर्धगोले का व्यास। तो अर्धगोले की त्रिज्या जो होगी वो होगी व्यास का आधा, तो अर्धगोले की त्रिज्या हो गई है 5/2। ठीक है। आपसे कहता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। भाई अर्धगोला है और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो आधे का 2πr² और ऊपर का हिस्सा πr², तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 3πr²। 3 पाई का मान पाई आ गया, आर का मान r², तो 5/2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75, और बटे में आ जाएगा 4 और साथ में आ जाएगा पाई, और 75 पाई बटे में 4 ऑप्शन बी में हमें नजर आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28।
कहता है व्यास 2 सेंटीमीटर है और लंबाई 45 सेंटीमीटर है किसी बेलनाकार धातु को, ये कोई बेलनाकार धातु है, इसको पिघला दिया गया है और एक समान मोटाई और 5 मीटर लंबाई वाले एक तार के रूप में बदल दिया। इसको एक तार के रूप में बदल दिया है जिसकी लंबाई दे रखी है, मोटाई नहीं दे रखी है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए तार का व्यास क्या होगा। भाई यहां जितनी धातु होगी उतनी ही धातु से तो ये तार बनाया, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वायर, और वायर भी कैसा है, सिलेंडर की शेप में ही होगा। तो हमने कहा इस वाले का बेलन का आयतन, पहले वाले का पाई आर स्क्वायर एच, आर का मान व्यास 2 है तो त्रिज्या हो गई 1 स्क्वायर और एच का मान है 45 सेंटीमीटर, बराबर तार का आयतन, तार का आयतन होगा पाई, तार भी बेलनाकार है, पाई आर स्क्वायर, आर का मान हमें नहीं पता है ये पूछा है, और एच का मान यहां से तार की लंबाई 5 मीटर है। अब मैंने यहां सेंटीमीटर में लिया है तो मैं यहां मीटर में लूंगा तो 5 गुना 100, जिससे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। देखिए बेटा पाई से पाई कैंसिल हो गया है। अब यहां से अगर मैं डेटा देखता हूं तो 5 से ये कैंसिल हो जाता है अपने पास में, ठीक है 2 सेंटीमीटर, एक है व्यास से आ गया, ठीक है। तो 5 से ये हो जाता है हमारे पास में 9 और 5 से ये हो जाता है मेरे पास में 100। तो आर स्क्वायर का जो मान आता है यहां से निकल कर आता है 9 डिवाइडेड बाई 100, तो आर का मान आता है 3/10। 3/10 क्या आया है हमारे पास में, 3/10 हमारे पास में सेंटीमीटर में आ गया है, ठीक है। और उसने 3/10 सेंटीमीटर में ना पूछ के हमसे mm में दे दिया है, तो आप कहेंगे कि 10 का गुना और कर देते हैं, तो ये हो जाता है r का मान हो जाता है मेरे पास में 30 mm। लेकिन उसने पूछा है तार का व्यास, और आप जानते हैं व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दुगना, तो हम अच्छा ये 30 mm नहीं आएगा, 3/10 है तो हमारे पास में ये mm में बदलने के लिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 mm हो जाएगा, और व्यास हो जाएगा हमारे पास में यहाँ 6 mm। तो हम कहेंगे 6 mm हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है। नंबर 29 ये कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी गई है भाई, और पूछ रहा है बताइए कि उसके आयतन में कितने की वृद्धि होगी। इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो आप जानते ही हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इस पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, शंकु कैसा भी हो, तो वृद्धि करो चाहे मत करो इनके मान तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब त्रिज्या के स्क्वायर और ऊंचाई पर प्रभाव पड़ेगा। अब रेडियस को बढ़ाया है 10 से और हाइट को भी बढ़ाया है 10 से, तो आर स्क्वायर एच 10% की वृद्धि का मतलब होता है 1/10 की वृद्धि, और 1/10 की वृद्धि का मतलब होता है 10 से 11 हो गई, फिर अगेन 10 से 11 और अगेन 10 से 11, यही होगा ना भाई। तो ये आ गया है हमारा 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331। 1000 का वॉल्यूम 1331 पर पहुंच गया, कितने की वृद्धि 331 की, कितने से 1000 से, प्रतिशत कितने में से 100 में से, तो यहां से आंसर आ जाता है 33.1% की वृद्धि हो जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में यह कह रहा है चावल और जौ में जो निवेश किया गया है उसका खर्चा, तो चावल में खर्चा होता है 50 का और जौ में जो खर्चा होता है वो 12 का होता है, तो यहां हो गया है 62%, ठीक है। और साथ में गेहूं और बाजरा, तो गेहूं हो गया है हमारे पास में 20 और बाजरा हो गया है हमारे पास में 30, तो ये जो खर्चा है इस खर्चे का कितना प्रतिशत है, यही पूछा है हमसे क्वेश्चन में, और दशमलव के बाद 2 स्थान तक देना है। तो ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत हटा दिया, 0 से 0 हटा दिया, तो यहां आ जाता है 620, डिवाइड में आ गया है 3, 3 दूनी 6, 0, 3 इंटू 6 18, 2 बचेगा तो 0.66 आ जाएगा। तो हम कहेंगे इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो 206.66, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 पर हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर
30 सॉल्व हो चुका है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 में ये कह रहा है यदि किसी वृत्त का वृत्त का परिमाप मतलब वृत्त की परिधि हमें दे रखी है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो भाई वृत्त की परिधि होती है 2 गुना 22/7 इंटू आर, और ये बराबर दे रखा है 13.2 के। 22 इंटू 2 44, 44 से 3 बार कट जाएगा तो 0.3, और ये इधर आ जाएगा तो आर का मान आ जाता है 7×3 = 21, मतलब 2.1। 2.1 ऑप्शन सी को बता रहा है। 32, 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी एक टनल को 80 सेकंड में पार करेगी। तो टनल तो पार करनी पड़ेगी गाड़ी को, साथ में खुद की लंबाई भी पार करनी पड़ेगी। तो रेलगाड़ी को चलना पड़ेगा 1250 प्लस 350, इतने मीटर की दूरी तय करनी है। और कितनी देर में तय करती है? 80 सेकंड में तय करती है। ये है मीटर में और ये आ जाता है सेकंड में, तो चाल आएगी मीटर पर सेकंड में। लेकिन हमसे मालगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो मीटर पर सेकंड वाले डेटा को मैं किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 का और गुना कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाता है 12 और 3 15 और 1 16। तो हमारे पास में ये 1600 आ गया। तो यहां से 80 से ये कैंसिल हो जाता है 20 बार, और 5 से ये कैंसिल हो जाता है 4 बार। आ जाता है आंसर 72 किलोमीटर पर आवर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 33 में कह रहा है ये तालिका ABCDE दी गई है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, और ये डिपार्टमेंट और ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। आपसे कहता है प्रत्येक संस्था में किस विभाग में कर्मचारियों की संख्या सबसे कम है। तो सबसे कम का डेटा अगर देखना है तो सबसे कम का डेटा आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है डी, उसका डिपार्टमेंट जो है लीगल, उसमें सबसे कम एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो मैं कहूंगा लीगल में सबसे कम एम्प्लॉइज काम करते हैं। देखिए बेटा, इसको चाहो तो आप पूरा एल्जेब्रिक फॉर्म में सॉल्व कर लीजिए, या फिर जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि ABC की वैल्यू आप इक्वल रख दीजिए। और ABC की वैल्यू इक्वल मैंने रख दी, तो यहां मैंने 1 के बराबर रख दी। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो यहां आता है 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में से 1 कम हो जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब आपको लग ही रहा होगा सेम टर्म चल रही है तो आगे भी 1/3 आएगा। इसी तरीके से ये टर्म है तो आगे भी 1/3 आएगा। तो ये 3/3 हो जाता है और ये 1 हो जाता है, और 1 हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है। तो हम कहेंगे 34 का आंसर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 35, त्रिभुज LMN, तो एक ट्राइंगल बनाना होगा हमें, और ये मैंने ट्राइंगल बना दिया है। ओके, साथ में अब ये क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं। LMN, L M और N में कहता है OP भुजा जो है M और N के समांतर है। OP भुजा जो है M और N के समांतर है। ठीक है, आगे कहता है OP भुजा जो है LM और NN को O और P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यदि LM का मान 15 है और OM का मान 4 है, ये मान 4 है और यहां से यहां तक का मान 15 है, तो मैं कह देता हूं ये मान हमारे पास में 11 आ गया। ठीक है, साथ में कह रहा है PN का मान 5 है, PN का मान 5 है। तो आपसे पूछा है, फिर तो LN की लंबाई पूछी है आपसे, इसका मान x में ले लेता हूं। भाई मैंने क्या किया, सिमिलरिटी लगा दी कि बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसमें बड़ी वाली भुजाओं का अनुपात, और इस तरीके से छोटे वाले त्रिभुज की छोटी वाली भुजाओं का अनुपात। तो इस तरीके से अगर मैं लेता हूं तो बड़े वाले त्रिभुज में यहां आ जाता है आपके पास में ये भुजा हो जाती है 15, बड़ी वाली भुजा, और छोटी भुजा हो जाती है अपने पास में 11। ठीक है, इसी तरीके से बड़ी वाली जो भुजा हो जाती है वो हो जाती है x + 5, और छोटी वाली भुजा हो जाती है हमारे पास में x। ये 15x होगा, ये 11x होगा, तो इधर 4x बचेगा, और साथ में इधर आ जाएगा 55। अगर मैं x का मान निकालूं तो यहां से आ जाता है 13 चौके 52 और 0.75। यदि x का मान 13.75 है तो आपसे पूछा है यहां से यहां तक का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 13 + 5 18, तो 18.75 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और 18.75
ऑप्शन बी में दिया गया है। सिमिलरिटी का रूल लगाया। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। भाई मुझे अगर इसका रूट हटाना है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर रूट में नहीं दिया हुआ है, तो मैं परिमेयकरण करूंगा, रेशनलाइजेशन करूंगा, और रेशनलाइजेशन जैसे ही करूंगा तो ऊपर बनेगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना, क्योंकि 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे गुना किया तो ऊपर बन गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और यहां होगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस क्या हो गया है हमारे पास में, सेक ए, और साइन कॉस क्या हो गया है हमारे पास में, टेन ए, तो हम कह देंगे ये हो जाता है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, ऑप्शन नंबर सी में है। 37। यदि दो संख्याओं का HCF 12 है और उनका अनुपात जो है वो 13:15 है। आप जानते हैं जो अनुपात होता है वो को प्राइम नंबर का होता है, से अभाज्य युग्म होता है, तो उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, और एलसीएम जो होता है वो अनुपात जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका गुणनफल गुना इसके HCF के होता है। 15 12 180 हो जाता है, और इसको गुना कर लेंगे हम 13 से, तो 0, 13 इंटू 8 104 और 13 10 23, तो 2340 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नंबर 38 में कहता है स्कूल P और Q में एक साथ पढ़ने वाले लड़कों की संख्या, तो बॉयज हैं ब्लू वाले, ठीक है, P और Q में, तो P में है 280 और Q में है 365, तो यहां से हम देखते हैं तो ये 5 आ गया, 8 और 6 14 आ गया, और 3 और 3 6 आ गया, 645। और इन्हीं स्कूल में एक साथ मिलाकर पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या, गर्ल्स है 350 और 260, 350, और ये हो गया है 400 600 610, और दोनों के बीच का जो अंतर आता है वो आता है 35 हमारे ऑप्शन नंबर डी में चला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 कहता है 1998 से 2002 तक किसी कारखाने में उत्पादित साइकिलों की संख्या को बताता है। तो कहता है 98 से लेके 2002 के दौरान कारखाने में प्रतिवर्ष उत्पादित साइकिलों की औसत संख्या कितनी है। 98 से 2002 तक का डेटा हमें निकालना है, तो हम इस पूरे को जोड़ के और 5 का भाग दे देंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये 2000 हो जाता है, 2000 3000 3200, 3200 और 8 4000, और ये 600, तो ये हो जाता है 4600। इसमें भाग देंगे 5 का भाग देंगे तो 46 इंटू 2 92, 920 आ जाएगा, और 920 हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4 9 12 और 15 से विभाजित करने पर हर स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो। तो हम सबसे पहले तो 4 का, 9 का, 12 का और 15 का ले लेंगे एलसीएम, और उसमें 3 बचाना है तो हम 3 जोड़ देंगे और ये हमारा नंबर हो जाएगा। तो एलसीएम लेना है तो 15 आ गया, 15 में 3 का भाग जाएगा, 4 का नहीं जाएगा तो 4 लगा दिया, अब ये 3 है तो 3 और लगा दिया, 15 चौके 60 और 3 180 में जोड़ देंगे 3, तो ये हो जाएगा 183। आप जानते ही हैं एलसीएम किस तरीके से लिए जाते हैं, क्लासेज में अच्छी तरीके से सिखाया गया है आपको। नंबर 41 कहता है 2021 में लगाए गए नीम के पेड़ों की संख्या। 2021 में नीम के पेड़ लगाए हैं 5000, और 2022 में लगाए गए सनोबर मतलब कि यहाँ पर वृक्ष, ठीक है, 2022 में ये लगाए हैं 9000 का अनुपात। भाई 5000 और 9000 का अनुपात जो होता है वो 5:9 हो जाता है, तो हम कहेंगे ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, 26,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है जो 18% की छूट के साथ में बेचा गया। साथ में वो कहता है अतिरिक्त छूट दे दी गई है कुछ और, इस वजह से वो चीज 16,000 रुपए में बेची जाती है। तो सीजन में दूसरी छूट का मान दशमलव में हमें बताना है क्वेश्चन में, ठीक है। भाई सबसे पहले तो हम कोई प्रोडक्ट लेने गए तो 26,000 का था, इस पर दुकानदार ने हमें छूट दी है 18% की। इस 18% के डिस्काउंट को निकाल देते हैं। 18% का डिस्काउंट निकालूं तो यहां से आ जाता है मेरे पास में, दोनों जीरो कैंसिल हो गई, 18 इंटू 6 108 और 18 इंटू 2 36 और 10 46, तो 4,680 रुपए इसमें से कम कर देते हैं
तो 21,320 रुपए का ये प्रोडक्ट रह गया। लेकिन उसके बाद एक डिस्काउंट और दिया जाता है और उसके बाद इस प्रोडक्ट को बेच दिया जाता है 16,000 रुपए में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो प्रोडक्ट अभी 21,320 का है उसे हम बेच रहे हैं 16,000 रुपए में, तो अब हम यहां पर डिस्काउंट दे रहे हैं 5,320 रुपए का और डिस्काउंट होता है एमआरपी पर। एमआरपी अब उसकी बची है 21,320। सॉल्व करेंगे तो प्रतिशत निकालेंगे हम 100 में से। वही लास्ट वाले क्वेश्चन की तरीके से हम बात करते हैं तो यहां अगर हम देखते हैं तो 5 चौके 20 और 3 का 4 गुना 1200 और 2 का 4 गुना 80, मतलब यहां इस बार ये 4 से थोड़ा सा ज्यादा बार कट रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो 25% से थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो कि 24.95 में आ जाएगा। और आप कहते हैं कि नहीं मुझे कोई गलती नहीं करनी है, 2 ऑप्शन नियरेस्ट हैं, तो भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा और हम 24.95% को टिक कर देंगे। नंबर 43 कहता है PQR में P 90 डिग्री का है, तो PQR में P 90 डिग्री का है तो हम बना लेते हैं इसमें एंगल P जो है 90 डिग्री का है, फिर ये Q हो गया और ये R हो गया। साथ में कहता है R का मान 47 है, इस R का मान है हमारे पास में 47 डिग्री, ठीक है। साथ में कहता है PS परपेंडिकुलर है QR के, जो PS है वो परपेंडिकुलर है QR के, तो यहां 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। साथ में कहता है कि बताइए QPS का मान क्या होगा। QPS का मान बताना है। भाई ये 90 डिग्री का था, तब ये 47 का था, तब ये यहां पर 43 का था, सही है। और अगर ये 43 का है, अब ये 90 का है, तो ये कितने का बचा है, 47 का बचा है। और मैं कहूं ये 90 का है, ये 47 का है, तो ये 43 का बचा है। ऐसे ही तो है। आपसे पूछा जाता है QPS का मान, ये S है ना यहां पर, इस तरीके से QPS का मान ये जो आ जाता है ये 47 आ जाता है, तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर जो 43 है उसका आंसर 47 हो जाएगा। नंबर 44 संजय और रोहन एक काम को 8 और 12 दिन में करते हैं। संजय और रोहन एक काम को 8 और 12 दिन में करते हैं। हमारे लिए जो टोटल काम है वो 24 हो जाता है, तो संजय की जो कैपेसिटी है वो 3 आ जाती है और इसकी कैपेसिटी 2 आ जाती है। कहता है वे बारी बारी से संजय से आरंभ करते हुए काम करते हैं, तो पहले दिन संजय आएगा, दूसरे दिन आएगा हमारे पास में रोहन, और ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। तो पहले दिन 3 होगा और दूसरे दिन 2 होगा, तो 2 दिन निकल चुके हैं और हमारा काम हुआ है 3 और 2 5। 5 को मैं जोड़ूंगा 4 बार, तो हमारा 20 यूनिट काम हो जाएगा, और 2 को 4 बार जोड़ेंगे तो 8 दिन जा चुके हैं। 8 दिन हो गए हैं, काम 20 हुआ है, टोटल काम 24 है। अब काम की जिसने शुरुआत की है, संजय ने शुरुआत की है, वो काम करने के लिए आएगा, तो ये 90 दिन 9th नंबर के डे पर काम करेगा कौन, संजय। और संजय दिन भर में करता है 3, तो 20 और 3 23 तो हो चुका है। अब हमारा काम जो एक बचा है, उस एक काम को करने के लिए आएगा रोहन, जो दिन भर में करता है 2 और काम बचा है 1, तो 1/2 दिन का समय और लगेगा, किससे, 9 दिन से ज्यादा। तो आंसर होगा 9:1/2 डेज का टाइम लगेगा टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है कि यदि राज्य आर की कुल जनसंख्या 26,000 है और आर में गरीबी रेखा से ऊपर वाली महिलाओं की संख्या कितनी है। भाई यहां दे रखा है हमें बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं 24%, तो 26,000 में से वो जो 76% लोग हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर वाले हैं, और जो गरीबी रेखा से ऊपर वाले हैं वो आर में अगर आदमी हैं 3 तो औरतें भी हैं 3, मतलब आधे आदमी हैं आधी औरतें हैं। तो हम कह देते हैं ये जो 26,000 का 76% आता है उसमें से आधे तो आदमी हैं और आधी औरतें हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो मुझे आधे का डेटा निकालना है। आप ऐसे भी लिख सकते थे फीमेल है 3 आउट ऑफ 6, ठीक है।
तो दोनों जीरो कैंसिल होती हैं और 2 से ये कैंसिल होता है 13 बार। आंसर जो आएगा 0, 13 इंटू 6 78, बचता है 7, 13 इंटू 7 91 और 7 98। तो आंसर आ जाता है हमारे पास में 9880, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 कहता है ए बी एक वृत्त की जीवा है जिसकी त्रिज्या 1.7 है। तो हमने यहां पर एक वृत्त बनाया और इसमें यह कह रहा है जिसकी त्रिज्या 1.7 है और ए बी वृत्त की जीवा है। तो मैंने ए बी वृत्त की जीवा बना दी है। ठीक है, साथ में यह कहता है यदि वृत्त के केंद्र से इस जीवा ए बी की दूरी 0.8 है, ये वृत्त का केंद्र होगा और यहां से ये जो दूरी है ये 0.8 है। और क्वेश्चन में हमें इसकी त्रिज्या का मान दे रखा है, तो वृत्त के केंद्र से इसकी परिधि की सीधी जो दूरी है वो इसकी त्रिज्या कहलाएगी और वो 1.7 दे रखी है, 1.7 दे दी। ठीक है, तो आपसे पूछा है जीवा ए बी की लंबाई बताइए। भाई यहाँ ये परपेंडिकुलर सीधा मिड पॉइंट पर आई होगी, तो जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी होगी। आप अगर देखें तो ये आपको एक ट्रिपलेट नजर आएगा 8 15 17 का। 8 15 17, तो ये 15 मतलब 1.5 है, तो ये भी 1.5 होगी। तो जीवा ए बी की जो लंबाई होगी वो 1.5 का डबल होगी, जो कि 3 हो जाता है और 3 हमारे ऑप्शन सी में मिल जाता है। 47 कहता है कि वस्त्रों पर खर्च किया गया जो है मासिक बजट का कितना % है। तो भाई देखो, जो टोटल खर्चा होता है 8 और 2 10 और 6 16 और 4 20,000 रुपए। 20,000 रुपए में से कपड़े खरीदे जाते हैं 2,000 के, तो 2,000 के कपड़े खरीदे, टोटल खर्चा हुआ 20,000 का, खर्च हुआ 10वां भाग, इसका मतलब 10%। नंबर 48 कहता है 45 और 55 का SCF। तो 45 और 55 का अगर मैं SCF निकालता हूं तो ये 5 आता है। ठीक है, और वो कहता है ये जो SCF है वो इससे रिप्रेजेंट होता है, तो 55 गुना 5 प्लस 45 इंटू M बराबर SCF 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो M का मान हमें ज्ञात करना है। 45 इंटू 5 हो जाता है 275, 275 इधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 45 M बराबर आएगा माइनस का 270, और M का मान 45 से हम कैंसिल कर दें तो ये -6 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, एक आदमी ने अपनी मंथली इनकम 50,000 रुपए में से 40% घर के खर्च पर, 25 किराए पर और 15 और खर्च कर दिया है ट्रांसपोर्टेशन पर। तो ये टोटल में से खर्च हुआ है, क्योंकि बचा हुआ तो उसने कहा नहीं। तो 40 और 25 और 15 40 और 40 80, कुल मिलाकर उसने 80% खर्च कर दिया। तो उसके पास बचा है 20%। किसका 20%? जो उसने कमाया, और कमाया कितना? 50,000। 50,000 का 20%, इसका मतलब वो 10,000 रुपये मंथली बचाता है। आपसे उसने पूछा है वो जो बचत करता है उसकी वार्षिक बचत बताओ। अगर 10,000 रुपये महीने भर में बचा रहा है तो साल भर में बचाएगा 1,20,000 रुपये, और 1,20,000 ऑप्शन सी को रिप्रेजेंट करता है। और आज के पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं। कहता है दालों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 12% कम है। तो विक्रय मूल्य से 12% कम है दालों का क्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य 100 का 12% कम मतलब 88 हो गया। ये तो यहां पर अनुपात बन गया। साथ में कहता है एक दुकानदार खराब तोल मशीन का उपयोग करके 25% का लाभ कमाता है। भाई 25% के लाभ का मतलब ये हुआ उसने 1/4 का लाभ कमाया, और 1/4 के लाभ का मतलब है कोई चीज उसके पास में 4 की पड़ी तो उसे उसने कितने में बेचा? 5 में। तो 5 बराबर है 20 के, 5 बराबर है 100 के, तो 1 बराबर कितना आ गया? 20। तो 4 बराबर आ जाता है 80। बात को समझना ध्यान से। 25% का लाभ कमाया और कितने में बेचकर? 100 में। और 25 के लाभ का मतलब है 1/4 का लाभ। तो कोई चीज 4 की थी उसे 5 में बेचा, 5 बराबर 100 में, तो 1 बराबर 20, 4 बराबर 80 में। एक्चुअल में तो उसकी दुकान पर प्रोडक्ट 88 का आया, लेकिन दुकानदार ने उसको तोल में गड़बड़ी करके 80 में भी बेचा। इसका मतलब वो घड़ी, वो जो है तोल की मशीन,
बताती है 88 बिक रहा है लेकिन बेचता कितना है 80, तो कितने की गड़बड़ी की? 8 की। कितने पर? 80 पर। 1/10 की गड़बड़ी की, और 1/10 का मतलब होता है 10% की गड़बड़ है उस तोल की मशीन में। तो इस तरीके से हम कहेंगे हमारे इस क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाता है। इस तरीके से हमने इस सीपीओ के लास्ट शिफ्ट जो 4 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट थी उसे सॉल्व किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। मेरी तरफ से आपको ऑलरेडी ऑल द बेस्ट आने वाली एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।